सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टोरी अ स्प्रिंग ब्रीज इन अ वेस्टलैंड का एपिसोड 4 देखेंगे और इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्लिफ जो कि अपने किसी जूनियर के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है। क्लिफ आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है। यहाँ और भी कमांडर्स होते हैं जिनमें से एक कहता है अब इन्होंने एक और नाइट को हरा दिया है। तभी वहाँ रेड नाइट आर्मी का एक कैप्टन आता है और कहता है यहाँ ये क्या हंगामा हो रहा है, और यहाँ तो ब्लैक नाइट ऑर्डर भी हैं। वो ब्लैक नाइट आर्मी के डिप्टी कैप्टन से कहता है मुझे ये बताओ डिप्टी कैप्टन कि तुम्हारे सर क्लिफ आज सुबह से मेरे नाइट पर क्यों हमला कर रहे हैं। तभी रेड नाइट आर्मी के सोल्जर्स अपने कैप्टन से कहते हैं कैप्टन हमने ही सर मार्क्विस मूर से उनकी गाइडेंस मांगी थी। उनका कैप्टन इस बात से चिढ़कर सोचता है इन लोगों ने मेरे बजाय उस क्लिफ मूर से गाइडेंस मांगी। वो उनसे कहता है मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगा। वो वहां से जाते हुए कहता है मुझे मार्क्विस मूर से कहना पड़ेगा कि वो आराम से काम करे, वरना किसी दिन वो किसी एक को खत्म ही कर देगा। और ये कहकर वो क्लिफ के पास जाने लगता है। इधर ब्लैक नाइट आर्मी का कमांडर अपने डिप्टी कैप्टन से कहता है लगता है आजकल हमारे सर मार्क्विस किसी बात को लेकर परेशान है। डिप्टी कैप्टन कहता है सर की वाइफ अब रिकवर हो चुकी है, पर इसके बावजूद सर एक के बाद एक टास्क लेते ही जा रहे हैं और बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे हैं। ये केवल एक ही चीज़ हो सकती है जो उन्हें परेशान कर रही है और जिससे हम सब भी परेशान हैं। डिप्टी कैप्टन कहता है जब से सर मार्क्विस की पत्नी को होश आया है तब से सर का जुनून और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मूर मेंशन में हर दिन किसी न किसी तरह का इवेंट या कॉन्सर्ट का अरेंजमेंट हुआ ही करता है। अब तो लोग भी मूर मेंशन को जन्नत कहने लगे हैं। तभी ब्लैक नाइट आर्मी का एक दूसरा नाइट कहता है पर सर मार्क्विस के ऑर्डर पर ही वहाँ ये अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और मैडम सर से इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं करती, तो इस तरह सर की पत्नी पर इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। इस पर डिप्टी कैप्टन उनसे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि क्रैफोर्ड फैमिली कितनी लालची थी। ज़रूर मैडम ने ही सर से इन सब चीज़ों की डिमांड की होगी। दूसरा नाइट कहता है इस सबसे मैडम का कोई लेना देना नहीं है और मैडम को अपनी फैमिली के किए बुरे कामों पर जज नहीं करना चाहिए। डिप्टी कैप्टन कहता है इससे ये बात नहीं बदल जाएगी, आखिर वो है तो क्रैफोर्ड फैमिली का खून ही जिसने सर मार्क्विस की फैमिली को खत्म कर दिया था, और यही वजह है कि मैं मैडम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो निर्दोष हैं। दूसरा नाइट पूछता है क्या आपको लगता है सर मार्क्विस को इस सब बारे में नहीं पता कि आप ये सब जानते हैं। डिप्टी कैप्टन कहता है हाँ, सर के लिए मैडम की मौजूदगी सबसे बढ़कर है। तभी अचानक वहाँ एक अटेंडेंट क्लिफ के पास आता है और उसे बताता है कि सर मार्क्विस मैडम इसेन दोबारा से बेहोश हो गई हैं। इसे सुनकर क्लिफ घबरा जाता है और उससे पूछता है पर ऐसा कैसे हुआ। वो अटेंडेंट हाफते हुए बताता है कि मैडम को अचानक तेज बुखार आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई। क्लिफ ऑर्डर देते हुए कहता है जल्दी से जेरोम कार्टर को बुलवाओ, और वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। इधर रेड नाइट कैप्टन उस अटेंडेंट से पूछता है जेरोम कार्टर ये तो मैजेस्टी के डॉक्टर है ना, वो केवल थोड़े से फीवर के लिए मैजेस्टी के डॉक्टर को बुलवा रहा है। अटेंडेंट कहता है जी आपने सही कहा सर। कैप्टन ब्लैक नाइट के कमांडर्स को रोकते हुए पूछता है आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है, मुझे एक्सप्लेन करो। पर वो सब उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ क्लिफ को मैंशन तक पहुंचने में शाम हो जाती है। वो बीमार इसेन के पास आता है और उसे इस तरह परेशानी में देखकर दुखी हो जाता है। देन इसेन दूसरे दिन सुबह जगती है। वो एमली से पूछती है क्लिफ कहाँ है। एमली बताती है कि सर मार्क्विस बस अभी ही यहाँ से गए हैं। आपके लिए डॉक्टर्स को टेलीपोर्टेशन के जरिए यहाँ तक लाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, जिसके सिलसिले में आजकल मार्क्विस काफ़ी बिजी हैं। एमिली इसेन से कहती है मैडम आपको काफ़ी पसीना हो गया है, लाइए मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ। इसेन कहती है तुम्हारा शुक्रिया एमिली। उसके कपड़े चेंज करने के बाद एमिली बाहर आती है और क्लिफ से कहती है मैडम अभी थोड़ी देर के लिए नींद से जगी थी, पर अब वो दोबारा सो गई हैं। वो आपके बारे में पूछ रही थी। ये अच्छा होगा कि अगर आप उनसे मिल लें, और आप रात भर उन्हीं के साथ में ही थे। क्लिफ कहता है अगर मैं उससे मिलने जाऊँगा तो वो ठीक से रेस्ट नहीं कर पाएगी, और वो वहीं इसेन के रूम के बाहर खड़ा रहता है। एमिली परेशान होकर वहां से जाने लगती है और सोचती है आखिर ये दोनों इतने स्टूपिड और गैर जानकार कैसे हो सकते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसेन के रूम में एमिली एक डॉक्टर से बहस कर रही होती है। वो डॉक्टर कहता है मैडम अब ठीक है। वहाँ मैजेस्टी के डॉक्टर जेरोम कार्टर भी होते हैं। इसेन एमिली से कहती है मैं ठीक हूँ, मैंने खुद पर कुछ ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था इसीलिए ऐसा हुआ। डॉक्टर जेरोम कहते हैं मैं इस बात से सहमत हूँ, पर कोई ज़रूर इस बात से सहमत नहीं होगा। इसेन सोचती है ज़रूर क्लिफ की बात कर रहे हैं। वो एमिली से पूछती है अभी हमारे मेंशन में कुल कितने डॉक्टर्स हैं एमिली। एमिली उन्हें गिनने लगती है। तभी डॉक्टर जेरोम कार्टर कहते हैं मुझे और इनको मिलाकर टोटल 30 डॉक्टर, और कई सारे डॉक्टर अभी रास्ते में यहाँ आने के लिए हैं। अब इसेन एमिली को ऑर्डर देते हुए कहती है एमिली सभी डॉक्टरों को वापस भेज दो सिवाय मिस्टर कार्टर और हमारे मूर मेंशन के डॉक्टर के। मैं क्लिफ से बात कर लूंगी। एमिली वहां से चली जाती है। इसेन डॉक्टर जेरोम से पूछती है क्या कुछ और है जिसके बारे में मुझे ध्यान रखना होगा। डॉक्टर जेरोम कहते नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको बस भरपूर आराम की ज़रूरत है। ज़्यादा थकावट की वजह से आपको तेज़ बुखार हो गया था, और आप कोशिश करें कि ठंडी जगहों पर ना जाए। इसेन कहती है ठीक है मैं समझ गई, और वो उठकर अपने रूम से बाहर जाते हुए कहती है मुझे डॉक्टर्स के बारे में क्लिफ से बात करनी ही होगी। इसेन क्लिफ के रूम के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है।
मेट्स उससे पूछती हैं, मैडम क्या मैं आपके लिए चेयर ले आऊं? इसेन कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। तभी अचानक से क्लिफ इसेन के पास आता है और उसे यहाँ ऐसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। क्लिफ पूछता है, इसेन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने काफी हल्के कपड़े पहन रखे हैं और तुम्हें अपने रूम में वापस जाना चाहिए। वो बटलर से चिल्लाकर कहता है, राल्फ तुम टेलीपोर्टेशन जोन पर जाओ और सारे डॉक्टर्स को यहाँ वापस लेकर आओ। आखिर वो ऐसे कैसे वापस जा सकते हैं? इसेन उसे बुला रही होती है पर क्लिफ उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता। अब इसेन तेज आवाज में कहती है, मैंने कहा उन डॉक्टर्स को यहाँ से जाने दो। जिसे सुनकर वहाँ सब लोग शांत हो जाते हैं। वो क्लिफ से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। क्लिफ कहता है, हम बात बाद में कर लेंगे। पर इसेन कहती है, नहीं ये काफी जरूरी है। अब क्लिफ उसके आगे कुछ नहीं बोल पाता है। इसेन सोचती है, क्या क्लिफ मुझे मना कर देगा? तभी वो वहाँ सभी से कहता है, जैसा मैडम कह रही है वैसा ही करो। ये सुनकर बटलर अपने मन में सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इन्होंने तो सर मार्क्विस का माइंड ही चेंज कर दिया और लगता है ये खुद को ऊंचा साबित करना चाह रही हैं। क्लिफ इसेन को अपने रूम में लेकर आता है। इसेन सोचती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने मूर फैमिली के हेड क्लिफ मूर के ऑर्डर को नकार दिया। वैसे मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। क्लिफ इसेन के लिए आग जलाता है जिसमें उसका हाथ भी थोड़ा जल जाता है। इसेन कहती है, मैं ठीक हूँ और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लिफ अपना हाथ पोंछते हुए कहता है, यहाँ की हवा ठंडी है। वो इसेन को अपना कोट ओढ़ा देता है और कहता है, तुम्हें दोबारा से फीवर नहीं होना चाहिए। तो बताओ तुम किस बारे में बात करना चाह रही थी इसेन? इसेन क्लिफ को बताती है कि मेरा फीवर कमजोरी के कारण बढ़ गया था। रॉयल डॉक्टर मिस्टर कार्टर ने भी ये बात कंफर्म की है, तो अब हमें और डॉक्टर्स को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लिफ कहता है, उस दिन तुम बाहर ठंड में वेट करने की वजह से बिस्तर पर पड़ गई थी और तुम कहती हो कि तुम ठीक हो। इसेन कहती है, पर क्लिफ। तभी क्लिफ कहता है, इसेन तुम चाहती क्या हो? तुम उस दिन मुझे देखने के लिए बाहर इंतजार कर रही थी, है ना? तुमने मुझसे कहा था कि मैं कोई नाजुक कांच नहीं हूँ, पर आखिर में क्या हुआ? तुम फिर से तुरंत बिस्तर पर पड़ गई, ठीक पहले की तरह। वो परेशान होकर कहता है, अब से मैं ये जज करूंगा कि तुम ठीक हो या नहीं इसेन। इसेन सोचती है, अब मुझे ये समझ आया। मैं हमेशा से यही समझती आ रही थी कि क्लिफ का ऐसा बिहेवियर मेरे लिए उसकी नफरत की वजह से है, पर इसका कारण तो कुछ और ही है। इसेन क्लिफ से कहती है, ठीक है, तुम मुझे अपने हिसाब से जज कर सकते हो क्लिफ। क्लिफ सरप्राइज होकर पूछता है, क्या? इसेन कहती है, इसके बावजूद मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए लगातार डॉक्टर्स बदले जाएं। मुझे ये नहीं पसंद कि बार बार अजनबी हमारे घर में आए और मैं हर बार अलग अलग डॉक्टर से अपना चेकअप नहीं कराना चाहती। तो प्लीज़ मेरे ट्रीटमेंट के लिए रॉयल डॉक्टर और हमारे फैमिली डॉक्टर ही काफ़ी हैं। ये सुनकर क्लिफ कहता है, ठीक है, क्या और कुछ है जो तुम चाहती हो? इसेन मन में सोचती है, क्या मैं क्लिफ को ये बता सकती हूँ कि दवाइयों का स्वाद काफ़ी तीखा है? वो कुछ कहने चलती है कि तभी थोड़ा नज़दीक आकर क्लिफ उससे पूछता है, क्या कोई बात है? इसेन कहती है, नहीं कुछ नहीं। क्लिफ कहता है, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। और क्या तुम केवल यही डिस्कस करना चाहती थी? तब इसेन क्लिफ से कहती है, हमने अभी तक अपने बच्चे का कोई नाम नहीं रखा है। इसेन सोचती है, मैं आशा करती हूँ कि क्लिफ ये नहीं कहेगा कि मैं ही बेबी के लिए कोई नाम चुन लूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लिफ कहता है, अगर तुम मुझे उसका नाम रखने को कह रही हो तो मेरे माइंड में बेबी के लिए एक नाम है। इसेन कहती है, हाँ मुझे तुम्हारी चॉइस पर भरोसा है। वो सोचती है, क्या क्लिफ हमारे बच्चे का नाम इयान रखेगा जैसा कि मैंने उस भयानक सपने में देखा था? देन क्लिफ सच में उस बच्चे का नाम इयान डिसाइड करता है। इसेन सोचती है, तो हमारे बेबी का नाम इयान है। रात के समय क्लिफ इसेन को उसके रूम तक छोड़ने आता है। वो इसेन से कहता है, तुम आराम से सोना। क्लिफ इसेन को गुड नाइट कहकर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक इसेन उसका हाथ पकड़ लेती है और सोचती है, पर मैं क्लिफ से क्या कहूँ? वो इसेन से पूछता है, क्या बात है इसेन, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? इसेन कहती है, नहीं कोई परेशानी नहीं है। वो कहती है, मैं कहना चाह रही थी कि तुम भी अच्छे से सोना क्लिफ। क्लिफ उसे थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। देन थोड़ी देर बाद इसेन के रूम में एमली आती है और कहती है, मैडम क्या आपको ठंड लग रही है? इसेन चुपचाप अपने बेड पर बैठी होती है। वो एमली से कहती है, एमली ये इयान है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। इसेन दौड़कर अपने बेबी के रूम की ओर जाने लगती है। एमिली भी इसेन के पीछे पीछे जाने लगती है। इसेन इयान के रूम में आ जाती है। केयर टेकर इसेन से पूछती है, मैडम आप अपनी रात गए यहाँ कैसे? इसेन हाँफते हुए उसे बताती है, हमारे बच्चे का नाम इयान होगा। तभी एमिली वहाँ आ जाती है और कहती है, तो आखिरकार सर मार्क्विस ने यंग मास्टर के लिए नाम चुन ही लिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आप इतनी तेज दौड़कर कहाँ जा रही हैं। केयर टेकर इसेन से कहती है, ये काफ़ी प्यारा नाम है और ये हमारे यंग मास्टर के लिए एकदम परफेक्ट है। इस नाम का मतलब होता है गॉड्स गिफ्ट। केयर टेकर इसेन की गोद में इयान को दे देती है। इसेन उसे गोद में लेकर सोचती है, मैं थोड़ा हैरान हूँ कि क्लिफ ने भी यही नाम कैसे चुना। मैं हमारी तकदीर को बदलना चाहती हूँ जिससे कि हमारे फ्यूचर में कुछ भी ट्रेजिक ना हो, और मैं ये सब ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। देन नेक्स्ट सीन में हम सुबह मूर मेंशन के बटलर को देखते हैं। वो सुबह उठता है, एक सर्वेंट उसके लिए पानी लेकर आता है। वो सर्वेंट को थोड़े से पैसे देकर कहता है, तुम इसे अपनी माँ की दवाइयों के लिए यूज़ करना। बटलर उससे क्लिफ के बारे में पूछता है। वो सर्वेंट बताता है कि सर मार्क्विस सुबह जल्दी राजमहल के लिए निकल गए। फ्रेश होने के बाद बटलर काम के लिए अपनी डेस्क पर आ जाता है। वो सर्वेंट से पूछता है, हेडमेड कहाँ रह गई और उसने अभी तक मॉर्निंग रिपोर्ट भी नहीं दी है। तभी हेडमेड वहाँ दौड़ते हुए पहुँचती है और कहती है, मैं लेट होने के लिए माफ़ी चाहती हूँ।
बटलर उससे कहता है, अगली बार टाइम का ध्यान रखना। कल सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ ठीक से साफ नहीं की गई थी और उसकी रेलिंग पर भी धूल थी। मेड कहती है, मैं इस बार सफाई के लिए वहाँ कई अटेंडेंस को भेजूंगी। बटलर कहता है, ध्यान रखना कि फर्श ज़्यादा फिसलमारी ना हो, खासकर मैडम के बेडरूम के आसपास। और सीढ़ियों का किनारा भी नुकीला है, तो क्राफ्टमैन को बुलाकर उसे भी ठीक करवा दो। वो रिपोर्ट देखकर सोचता है, इसमें तो सारी चीज़ें मैडम के लिए ही लिखी हुई हैं। तभी सर्वेंट कुछ लेटर को लाते हुए कहता है, आज हमारे पास ये सारे इनविटेशंस आए हैं। बटलर पूछता है, ये तो काफ़ी कम लग रहे हैं। हेडमेट कहती है, कि आपने सुना नहीं कि हमारे सर मार्क्विस जल्द ही कमांडर इन चीफ बनने वाले हैं और हमारे देश में इवरॉन किंगडम से जंग की तैयारियां चल रही हैं। सर्वेंट बताता है कि मैंने सुना है कि इस फैसले से सर मेलकॉम, जो कि प्रेजेंट टाइम में कमांडर हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। इस पर बटलर कहता है, लगता है वो ही हमारे सर के बारे में पूरे शहर में अफवाहें फैला रहा है और ऐसे समय में मेंशन की लेडी को सोसाइटी में आगे आकर सर मार्क्विस का फेवर करना चाहिए। पर हमारी मैडम तो शादी के बाद एक बार भी हाई सोसाइटी के सामने नहीं आई। बटलर परेशान होकर कहता है, मुझे तो इस घर के फ्यूचर को लेकर काफ़ी डर लगता है। तभी दरवाजे पर से नॉक करने की आवाज़ आती है। वहाँ इसेन एमली के साथ खड़ी होती है। वो दोनों बटलर की बातें सुन लेते हैं। इसेन कहती है, मैं यहाँ कुछ काम से आई हूँ। बटलर उस सर्वेंट और दोनों मेट से कहता है, तुम लोग बाहर जाकर इंतजार करो। एमिली गुस्से से उस बटलर को देख रही होती है। बटलर सोचता है, ये खुद यहाँ क्यों आई हैं? ऐसी क्या बात है जो इन्हें जाननी है? उनके बाहर जाने के बाद इसेन बटलर से पूछती है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ मेंशन में कितने अटेंडेंट्स काम पर हैं। बटलर पहले थोड़ा सरप्राइज होता है, देन वो बताता है कि यहाँ टोटल 130 फुल टाइम सर्वेंट है और तकरीबन 50 टेम्पोरेरी हैं। इसेन पूछती है, क्या आपके पास उन सभी के आइडेंटिफिकेशंस हैं? बटलर कहता है, जी मैडम। इसेन उससे पूछती है, क्या उनमें से कोई सर्वेंट सिनेओ से बिलोंग करता है और क्या सिनेओ की किसी ट्रेडिंग गिल्ड से हमारे कनेक्शन है? बटलर बताता है, नहीं मैडम, हम मेंशन के अंदर किसी भी ऐसे इंसान को आने का अलाउ नहीं करते जिसके ताल्लुकात सिनेओ से हो। इसेन आगे कहती है, हमारे मेंशन की खिड़कियों को रिपेयर करने की ज़रूरत है और खिड़कियों के कांच को चेंज करके ऐसा लगवाइए जिससे कि वो बाहर से ना खोली जा सके। इस पर बटलर कहता है, मैडम रुकिए, आपके मुझे ये सब इंस्ट्रक्शंस देने के पीछे आखिर क्या वजह है? मेरे पास हायर करने की अथॉरिटी है। अब इसेन उस बटलर से कहती है, क्या क्लिफ कभी ऑर्डर देते समय ये एक्सप्लेन करता है कि वो ऑर्डर क्यों दे रहा है? मैं आसानी से क्लिफ से बात कर सकती हूँ, पर मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। जानते हो क्यों? अब ये सुनकर बटलर सोचता है, ये यहाँ आई ताकि मुझे यानी बटलर को डायरेक्ट ऑर्डर दे सकें। इसका मतलब इनका इरादा फॉर्मल तरीके से कार्रवाई करना है और अब ये मूर मेंशन की लेडी होने की ड्यूटी निभा रही हैं। तो यानी मैं ही था जिसने एक नौकर और मालिक के बीच की लाइन को क्रॉस किया है। बटलर इसेन से कहता है, जैसे ही आपके बताए गए काम पूरे होते हैं मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। अब इसेन वहां से जाते हुए उससे कहती है, आपसे जो भी इनविटेशंस आए आप उन्हें मेरे पास भिजवा दीजिएगा। देन अगले सीन में इसेन अपने रूम में बैठी चाय पी रही होती है। तभी एमिली इनविटेशंस के लेटर को उसके पास लेकर आती है। इसेन उनमें से एक लेटर को खोलकर देखती है और सोचती है, मैं इनमें से एक भी नाम को नहीं पहचान पा रही हूँ और मुझे हाई सोसाइटी में गए हुए काफ़ी वक्त भी बीत चुका है। इसेन थोड़ा परेशान होकर सोचती है, मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं है और मैं केवल यही जानती हूँ कि हाई सोसाइटी के 3 डिवीजन्स हैं। तो इन तीनों में पहली है किंग्स पार्टी जो कि किंग की अथॉरिटी से रिलेटेड है, दूसरी नोबल्स की पार्टी जो कि नोबिलिटी से बिलोंग करती है और तीसरी सेंट्रिस्ट पार्टी जो कि इन दोनों के बीच की मीडिएटर है। वो उन इन्विटेशंस को देखकर सोचने लगती है, मैं नहीं बता सकती कि ये लोग किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत है जो कि मुझे इसके बारे में जानकारी दे सके। इसेन कहती है, तो ठीक है। वो एमिली को ऑर्डर देती है, एमिली तुम विवियन फिल्मोरी का पता लगाओ। अब इसेन हमें बताती है कि विवियन फिल्मोरी नोबल लेडीज़ को कल्चर और मैनर सिखाने वाली एक टीचर है जिन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी से सोसाइटी में अपनी पहचान बनाई और जब मैं क्रेफोर्ड हाउस में थी तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था। वो सोचती है मिस फिल्मोरी ज़रूर मेरी मदद कर पाएंगी और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। पर क्योंकि ये सीरीज़ ऑन गोइंग है तो अभी इसके आगे के चैप्टर्स रिलीज़ नहीं हुए हैं, पर जैसे ही इस स्टोरी के आगे के पार्ट्स आते हैं मैं भी इस सीरीज़ को जारी रखूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।